बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर शुक्रिया। आज लॉ मिनिस्टर साहब ने 27वीं आइनी तरमीम पेश की, मगर जिस तरह ट्रेडिशनली उनके चमक होती है, आवाज़ में गरज होती है, आज मुझे लगता है कि उनका सुबह ही सुबह बुल्ले शाह से वास्ता पड़ गया कि वो अंदर ही अंदर लड़ते हुए नज़र आए। वो उस तरह मामला बना नहीं। कल आप थे नहीं, डिप्टी स्पीकर साहब थे। यहाँ लफ्ज़ों की कुछ सख्ती का गिला हुआ दूसरी साइड से, शायद कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल भी हुए होंगे, मगर फिर बात सख्ती पे चली गई, ज़ाती सख्ती पे, और हवाला देना शुरू हो गए कि जरदारी साहब पे ये हुआ। तो क्या इमरान खान साहब ने 10 साल जरदारी साहब को कैद किया? क्या इमरान खान ने लड़काना, कराची और लाहौर की सड़कों पे घसीटने का कहा? फिर दहशतगर्दी के हवाले से बात की गई। क्या उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से इमरान खान का लेटर निकला था कि इमरान खान ने कहा कि पंजाब में आप धमाके ना करें? तो इस तरह से बातें मुख्तलिफ करते गए। फिर देखें, मैंडेट के हवाले से बात की। क्या इमरान खान ने ये रिवायत कायम की कि असगर खान केस के मुताबिक कि पैसे लेके किसी का मैंडेट की नफ़ी करनी है, या आज के सूरत हाल में पैसे दे के ऐवान में आना है? तो ये सारी बातें किससे मंसूब कर रहे थे? तो अपनी सख्ती से निकल के मुझे ख्याल आया कि इस वक्त अवाम की सख्ती और उनकी कमबख्ती की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हम तरमीम खेली जा रहे हैं। क्या तरमीम इतनी ही ज़रूरी हो गई है? इस वक्त की ज़रूरत है कि हमारे सोशल इश्यूज़, जो प्रेसिंग इश्यूज़ हमारे सर पे सवार हैं, कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, 65 से ज़ायद बच्चा पहले लम्हे फौत हो जाता है 1000 में से। हमारे पानी के सूरत हाल आपके सामने, आबी जंग हम पे मुसल्लत की जा रही है, किसान के लिए पानी नहीं है, मगर हम इन इशूज़ से निकल नहीं पा रहे। हम बात किसकी कर रहे हैं? 27वीं तरमीम की। देखिए, आइन है क्या? आइन बुनियादी तौर पे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुत्तफ़िका आइन जो 1973 में दिया, जिस पे गवर्नमेंट, सारी जमातें मुत्तफ़िक थीं। आज उसको तरतीब को तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? उसकी सूरत हाल आपको 8 फरवरी के इलेक्शन पे ले जाती है। 8 फरवरी के इलेक्शन में जो मैंडेट पे डाका डाला गया था, जो उस वक्त सहूलतकारी की गई थी, तो उसके समरात फिर बांटने तो थे। 26वीं आइनी तरमीम ने उसके कुछ समरात बांटे, मगर 26वीं आइनी तरमीम ऐसे नहीं आई थी। उससे पहले भी एक 63A की बहुत बड़ी सहूलतकारी की गई थी, और उस सहूलतकारी के नतीजे में आपने देखा कि तरामीम इधर किस तरह से 26वीं आइनी तरमीम पास हुई। और अभी 26वीं आइनी तरमीम जो अभी अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तैयार नहीं था, मगर अचानक 3/11 से लेके कल 10/11 पे आपने देखा सेनेट में वो बिल भी पास हो जाता है। और सेनेट में बिल जब पास होता है तो उस वक्त देखे, एक हमारे लिए एक और भी कैफियत थी कि दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेटेड नहीं है, और एक ऐसा हाउस जो अभी तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट कर नहीं सकता, वो आइन साजी की तरफ दौड़ा है। इरफान सिद्दीकी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें, वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, उनकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। वो 2 हफ्तों से तो हॉस्पिटलाइज थे, उनका भी इंतजार नहीं किया गया, मगर पता नहीं क्या जल्दी थी, इसको जल्दी से सारे मामलात को किया गया। इसमें जड़ जो प्रोविजंस इसमें है, जो देखने वाली हैं, आर्टिकल 175A जो करने क्या जा रहे हैं। देखें, आप एक ऐसी अदालत बना रहे हैं, ठीक है, आपका मकसद बड़ा नेक होगा, आप चाह रहे हैं कि एक मुल्क में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं थी? आप सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात इसी सुप्रीम कोर्ट को दे देते और इसके नीचे एक फोरम बना लेते जो और बाकी एंसिलरी मामलात देख लेते, मगर आपकी नीयत ये नहीं है। आपकी नीयत क्या है? 175A का जो डी है वो डील करता है। आप चाहते क्या हैं कि पहला चीफ जस्टिस कौन लगाए? On the advice of Prime Minister, appoint the first Chief Justice of Federal Constitution Court from amongst the judges of the Supreme Court. तो ये हैंड पिक आप करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के हैंड पिक करना चाह रहे हैं, अगर फर्द वाहिद आज सिलेक्शन करे तो ठीक है, तो फिर क्या डोगर कोर्ट क्यों गलत थी? क्या आज दोबारा आप डोगर कोर्ट की बुनियाद नहीं रख रहे?
आप डोगर कोर्ट से भी बुरा काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आगे जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होगा उस चीफ जस्टिस की और वजीर आजम की मुशावरत से अगला पूरा बैच ऑफ जजेस लगाएंगे। तो बुनियादी तौर पे तो आपने फिर आईनी अदालत का तो डे 1 से नफी कर रहे हैं। जब इस तरह की सहूलत कारी होगी तो मामलात कैसे चलेंगे जनाबे वाला। फिर सबसे इंटरेस्टिंग, आइन में इतनी तरामीम क्यों करनी पड़ी हैं? क्योंकि जगह जगह सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से रिप्लेस करना था। अगर इतना ही ज़रूरी था तो आर्टिकल 6 के 6(4) में भी तरमीम कर लेते। 6(4) देखना बड़ा ज़रूरी है। आर्टिकल 6 वो है जो बेसिकली आमरों का रास्ता रोकता है, मगर उसमें आप जसारत नहीं कर रहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की लफ्ज़ डालने की। क्यों नहीं कर रहे? ये लगता है कि किसी आप आमिर का लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का 4 अगर इसको आप देख लें, 2A, 6 का 2A, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशनिंग क्लॉज 1 और क्लॉज 2 शेल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड ए हाई कोर्ट। तो इधर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं है? ये बहुत गौर तलब सवाल है और यही मुझे लगता है कि अरट साहब को बहुत ज़्यादा चुभ रहा था जो उस तरह से वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर देखें आर्टिकल 189 रूल ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात करता है। देखें आज आपने एक ऐसी अदालत बना दी है जिसका पहले तस्वुर ही नहीं था। सारी प्रेसिडेंट किसकी फॉलो हो रही थी? सुप्रीम कोर्ट की फॉलो हो रही थी। तो आज 2 जजेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बैठेंगे, फैसला करेंगे जिन पे सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कवानीन का कोई लागू ही नहीं होगा। 13 जजेस की केसेस के फैसले किए हुए उन पे बाइंडिंग ही नहीं होंगे। वो जो मर्जी फैसला करें। तमीज़ुद्दीन का केस उठा के देख लें, हिना जिलानी का केस उठा के देख लें, असफंजार वली का केस उठा के देख, सब इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। कौन फैसला करेगा? 2 या 3 अफराद जो इस मुल्क की तकदीर का, जो इस आइन का हशर करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर जो सबसे खतरनाक चीज़ आर्टिकल 200 जजेस की ट्रांसफ़र की बात हुई है। अब देखें जजेस कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है जो आप उनकी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, आप उनकी इस तरह से तस्लील कर रहे हैं। देखिए जजेस सारी दुनिया में ये एक सूबे के जजेस हैं, उधर आए हैं उधर रिटायर हो जाएंगे, कोई एलिवेट होगा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। आपको पसंद नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, तुमने नहीं माना, तुम नहीं कोयटा गए तो तुम रिटायर्ड हो जाओगे। बहुत सारे फौजदारी जजेस हैं, वो फौजदारी जजेस तो सोचेंगे तो हम तो जनाबिल जबर के फैसले करते थे, आज हम जबरन रिटायर हो रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है। फिर देखें हमें ताना दिया गया 9 मई का। देखें 9 मई का फैसला होता रहेगा, अदालतें देख रही हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हम न 26वीं आईनी तरमीम वाले हैं न 27वीं आईनी तरमीम वाले हैं। हम वो रास्ता नहीं खोल रहे जो आप खोल रहे हैं। देखें आर्टिकल 248 में हम आपसी लड़ाई में पड़ गए। देखें मैं समझता हूँ आर्टिकल 248 ना इस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी की ज़रूरत है। देखें अब आपको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। नून लीग के लिए मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, ये नहीं कि बाद में बड़े मियाँ साहब कहें कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं था। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है इस ऐवान के साथ। आज भी आप दोबारा सोच लें, आज भी टाइम है, देख लें। आज भी जमहूरी इक़्तिदार को हम मिल के जिस तरह से दफन कर रहे हैं, इसमें वापसी का रास्ता बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल होगा। शुक्रिया जी। उमैर साहब, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जिक्र किया।